नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मेरी अवनी, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैंने उसे पुकारते हुए कहा, सुनिए। वह रुक गई और मेरी तरफ देखकर हंसकर बोली, ओहो, तो यह तू है। बोल, क्या बात है? क्या आज भी तुझे कोई परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, मैंने आगे बढ़ते हुए उसके बराबर में आते हुए कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहकर उसने मेरी तरफ निगाहें डाली। मैं हिचकिचाया तो वह रुक गई और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, घबराता क्यों है? बोल। उसका यूं बेबाकी से बोलना, सीधे निडर होकर आंखों में देखना मुझे नर्वस कर जाता था। उसकी मुस्कुराहट से मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी और मैंने उससे अटकते अटकते पूछा, तुमने मेरी क्लास में भी मदद की, फिर दोबारा भी तुमने मुझे बचाया। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मेरी समझ में बात अभी अधूरी ही थी। फिर मैंने डरते डरते वह बात ऐसे पूरी की जैसे मैं कोई बम दागने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ जो तुमने मुझे बचाया? कहकर मैं पछताया, पर तीर कमान से निकल चुका था। तो यह पूछना चाहता है कि तू मेरा कौन है? कोई नहीं। उसका गोरा मुखड़ा क्रोध से तमतमा उठा। तू यह पूछने आया है? अरे, तू तो बहुत ही छोटी बुद्धि का है। मेरे पापा कहते हैं कि जो कोई भी मुसीबत में दिखे उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए, वह चाहे कोई भी हो। हाँ, कोई भी। मैं तो हमेशा ही सबकी मदद करती हूँ। और तू कहता है कि अगर मेरे चोट लग जाती तो अच्छा काम करने में जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। मरना तो जीवन में एक ही बार पड़ता है ना। यह गीदड़ की तरह डर डर कर रहने से क्या फायदा? जीना है तो शान से जियो। इतनी लंबी लंबी बातें उसने कहाँ से सीख ली थी? मैं हैरानी में था। मुझे चुपचाप खड़े देखकर बोली, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं किसी की भी मदद फायदा देखकर नहीं करती हूँ। जिसको भी परेशानी में देखती हूँ तो उसकी मदद कर देती हूँ। बस यही तो मेरे पापा ने सिखाया है। वो खुद भी तो ऐसे ही है। वह फिर चली गई और मैं खड़ा खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। वह चली गई थी, पर उसकी बातें मेरे मन में गूंज रही थी और मेरे मन में एक तूफान उठा रही थी। अभी तक मैं जिन धारणाओं के साथ बड़ा हो रहा था वो हिल रही थी, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार सनातन जो थी, जाने कब से हम उन्हें पोषित करते आ रहे थे। एक जरा सी लड़की, क्या जाने इन बातों को। अभी मेरी उम्र क्या थी? मात्र 15 वर्ष। और वह भी तुमसे छोटी ही रही होगी शायद। पर उसकी बातें और उसकी धारणाएं मेरी परंपरागत पल रही रूढ़ियों और धारणाओं को तोड़कर चूर चूर करके उनकी जगह पर कब्जा करके बैठ गई। मैं उस उम्र से गुजर रहा था जब दिमाग भ्रम में पड़ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी उधेड़बुन में लगा रहता था। संसार तेजी से बदल रहा था। बचपन विदा ले रहा होता है तो भावनाएं भी न तो बच्चों वाली होती हैं और ना ही बड़ों वाली। मन एक अलग ही जोश से भरा रहता है, नया अपनाने को और सड़ा सड़ा गला उतार कर फेंकने को। पता चल जाए कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी मदद दया के वशीभूत होकर की थी, मुझ पर रीझ कर नहीं। और वे कह रही थी कि अगर अच्छा काम करना है तो जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। उसने मेरे साथ जो किया, उसने जैसे मेरे जीवन को नई दिशा दी थी। मुझे मेरा रास्ता मिल गया था। अनजाने में ही मेरा मन उसकी बातों का कायल हो गया था। उसकी बातें ही मुझे सच्ची लग रही थी और बाकी की सब झूठी। अब मेरा जीवन एक नए पथ पर अग्रसर हो रहा था, उस पथ पर जिस पर अवनी मुझे खींच कर लाई थी और मेरी मार्गदर्शक थी। उसके बाद बहुत दिनों तक मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन हर रोज मैं उसे अपनी क्लास में देखता था। उसके बाद भी मैंने उसके इसी प्रकार के कई कारनामे देखे थे। वह पत्थर की तरह सख्त थी, पर अंदर से अत्यंत कोमल थी, किसी फूल की तरह।
किसी का जरा सा दर्द सहन नहीं होता था उसे। उसके जीवन के नए नए रूप खुलकर सामने आते जा रहे थे। नित्य उसका एक अलग पहलू सामने आता था और मैं उसके जीवन के रहस्य पुष्प की जो जो पंखुड़ी गिरती जाती थी, मैं उसको सावधानी से चुपके से उठाता, उसी के पीछे पीछे चलता जाता था। अज्ञात रूप से मेरा मन उसका हो चुका था। मेरा स्वभाव बदलता जा रहा था। अब मैं डरता नहीं था, मेरा मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जूडो कराटे चैंपियन बनने का सपना देख रही थी। मैंने भी जूडो कराटे सीखने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर ली थी। वह कॉलेज की हर एक्टिविटी में भाग लेती थी, चाहे वह वाद विवाद हो या खेलकूद। प्राइज वह जीतती, खुशी मुझे होती थी। फिर मैं भी वही अपना लेता था। मेरे घर वाले बड़े आश्चर्य में थे कि मुझको क्या होता जा रहा है। यह धीरू तो एकदम बदल गया है। हाँ, मैं बदल गया हूँ। धीरे धीरे समय बीत रहा था और कॉलेज में मेरे 3 साल गुजर गए। इस बीच 1 साल पूर्व मैंने अवनी से बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने मुझे एक बार डांट दिया था। इससे मैं क्षुब्ध हो गया था और उससे बोलना छोड़ दिया था। पर मेरे मन में एक विरोध ने जन्म ले लिया था। वह विरोध जिद का रूप धारण करने लगा था कि अपने आप को समझती क्या है। अब मुझे भी देख, अगर तू 20 है तो मैं 21 बनकर ही बात करूंगा। बड़ी धर्मात्मा और मसीहा बनती फिरती है। बस, फिर हम दोनों के बीच में एक अघोषित और शीत युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। 3 साल गुजर चुके थे। अब मैं 11वीं पास कर चुका था और मेरी उम्र भी इतनी कम नहीं रही थी। समझदार हो गया था। मैं गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुटा था। मुझे 12वीं में टॉप करना था। पर सोचने मात्र से ही क्या होता है। मेरे लिए तो नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक एक दिन बाजार से सामान लेने गए पिताजी की जगह एक मनहूस खबर आई। उनका एक्सीडेंट हो गया। सुनते ही हम सब लोगों के हाथ पैर फूल गए। भागते भागते वहां पहुंचे तो पिताजी को देखते ही कलेजा मुंह में आ गया। पिताजी मरणासन हालत में थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद बिना डॉक्टर की सलाह के ही डिस्चार्ज करवा लिया, क्योंकि अब पैसे नहीं थे। स्कूल बंद थे और खुलने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। अब मेरा एडमिशन भी खटाई में पड़ गया था। बड़े होने के नाते सारा दारमदार मुझ पर ही था। रिश्तेदार और बाकी लोग बहुत पहले ही सांत्वना देकर और देखभाल कर चले गए थे और कभी कभार आते जाते रहते थे और लंबी लंबी बातें करके चले जाते थे। बस इसके आगे कुछ नहीं। पर वास्तविक मदद करने वाला कोई नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है। समय तो ऐसा भी आ गया था कि घर में खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे में किताबों और फीस के लिए अतिरिक्त रुपये चाहिए थे। मैंने पढ़ाई का विचार छोड़कर खेतीबाड़ी करने का मन बना लिया था। विपत्ति के इन दिनों में ही जैसे मैं प्रौढ़ बन गया था। सारी दुनिया जहान की चतुराई, कपट व्यवहार से मेरा परिचय हो चुका था। मुझे अपने पराये समझ में आ गए थे और जगत व्यवहार का मुझे ज्ञान हो गया था कि बिगड़ी में कोई साथी नहीं होता। मैं बाजार से दवा, पथ्य, फल, साग सब्जी और घर का सामान लाता और पिताजी की सेवा करता। इस तरह से माँ का सहारा तो बन गया था, पर पैसों की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। मेरा भविष्य अधर में था। ऐसे ही अंधकार में मैं अपने भविष्य को टटोलता असहाय निरुपाय सा खड़ा था और घर पर ही इलाज होने के कारण पिताजी की हालत भी पुनः बिगड़ने लगी थी। अंधकार और अंधकार, बस इसी के जाल में हम सब फंसे छटपटा रहे थे। मैं बाजार से लौटकर आया तो मैंने देखा कि पिताजी घर पर नहीं है, माँ नहीं है, छोटा भाई ही है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगा, एक अंकल आए थे, वह पिताजी को भर्ती करवाने के लिए ले गए हैं। माँ भी साथ में गई है। अंकल आए हैं? मैं चक्कर में पड़ा हुआ था। कौन हो सकता है? अस्पताल का नाम पूछकर मैं भी वहां पहुंचा। पिताजी को भर्ती करवाया जा चुका था और उनके उपचार की बड़ी ही उत्तम व्यवस्था शुरू हो गई थी। माँ बेड के पास ही पड़े हुए एक स्टूल पर बैठी थी और वह बहुत खुश लग रही थी। उनके पास
एक अजनबी व्यक्ति खड़ा हुआ था। मैंने बहुत धीरे से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने भी उतने ही धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। उन्हें खबर मिली है, तब यह देखने आए हैं। उनकी दशा देखकर उनको यहाँ भर्ती करवाया। पैसों की बात आने पर वह नाराज़ होने लगे और कहने लगे, जब यह ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे एक एक पाई ले लूँगा, आप चिंता ना करें। बेटे, हमारे लिए तो ये मसीहा बनकर आए हैं। वास्तव में हमारे लिए वह मसीहा ही बनकर आए थे। स्कूल कॉलेज खुल चुके थे। मेरा दोस्त मुझे बताने आया, यार एडमिशन के लिए कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तेरी फीस जमा हो गई है, तुझे तो बस अब जो साइन करना है। यह सुनकर मैं उछल ही गया। अचानक दरवाजे पर खटका हुआ तो मैं चौंक गया। मैं अतीत के विचारों की तंद्रा से बाहर आया तो देखा चाय कब की खत्म हो चुकी थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो पानी पहले ही की ही तरह बरस रहा था। किचन में जाकर देखा तो बिल्ली घुसी हुई थी। उसे मैंने भगा दिया। क्या एक कप चीनी मिल सकती है? मैंने पलट कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। मुझे देखकर छेपते हुए बोली, पानी में देर तक भीगती रही, चाय पीने की इच्छा हो रही थी, देखा तो चीनी खत्म हो गई है। मुझे आश्चर्य हुआ, और कहीं चीनी लेने ना जाकर वह यहाँ क्यों आई थी? दुकान पर भी तो जा सकती थी, पड़ोस में भी तो कहीं और जा सकती थी। मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। मैं अकेला और यह जवान लड़की, कहीं कोई देख ले तो बेवजह बतंगड़ ना बन जाए। दोस्तों, कहानी आपको अटपटी लग रही होगी क्योंकि आप पहले पहला पार्ट पढ़िएगा, तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। यहाँ पर हम बीच में जो बातें हो रही थी वो फ्लैशबैक में चल रहा था और ये अब कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने जल्दी से कप में चीनी भरकर उसे पकड़ाई। इतने करीब से जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर चौंक पड़ा। चेहरे की बनावट तो अवनी से मिलती थी, वही निर्भक दृष्टि, शरारत भरी चमकीली चंचल आंखें। मैं उलझन में पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले तो यह छेप रही थी और उससे भी पहले जब छत पर थी तब तो यह शर्मा कर भाग गई थी। इसका कौन सा रूप सही है? समय अपने आप को दोहरा रहा था। उसकी सीधी नज़र जैसे मेरे अंतस को भेद रही थी और शायद उसने मेरे भीतर के डर को पहचान लिया था। तभी तो वह सताने के अंदाज में आ गई थी। मैंने उसे चीनी पकड़ाते हुए गंभीर लहजे में कहा, यह लो चीनी और कृपया दोबारा मत आना। क्यों? वह दृढ़ता से मुस्कुराई और बोली। अब मुझे झुंझलाहट भरी गुस्सा आने लगा। क्यों? कोई कुछ कहने लगे तो तुम तो बदनाम होगी ही, मुझे भी ये कमरा छोड़कर भागना पड़ेगा और सबकी नज़रों में मुझे गिरा दोगी, वह अलग। वैसे तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं क्योंकि मैं छाता लगा कर आई हूँ। उससे मेरा चेहरा तो ढका हुआ है और छाता लगा कर आई हूँ क्योंकि पानी बरस रहा है और पानी बरस रहा है इसलिए कोई बाहर है ही नहीं, और कोई बाहर है ही नहीं तो मुझे देखेगा कौन और कैसे? और जब देखेगा नहीं तो बदनाम कैसे हो जाऊंगी? स्टॉप इट! मैं कितनी जोर से चिल्लाया मुझे भी नहीं पता, पर वह मशीन की तरह बोलती अवनी उर्फ अवी एकदम घबरा गई। आश्चर्य मिश्रित डर से उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और उसकी वह नज़र, उफ, जैसे किसी डरे हुए बच्चे की निगाह। मैं तुरंत ही संभल गया, पछताया भी कि क्यों डांट दिया। मैंने उसे सांत्वना देनी चाहिए पर तब तक वह जा चुकी थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में तेजी से आंसू भर आए थे और उसने उन्हें पोंछा भी नहीं था। यह क्या हो गया है मुझे? हर बात में मैं इतना क्यों संवेदनशील हो जाता हूँ? थोड़ी देर तक तो मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मेरा मूड भी नॉर्मल हो गया और मेरा दिमाग भी शांत हो गया। खाली समय नहीं कट रहा था। मैंने सोचा कि पानी बरस ही रहा है और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकूंगा तो क्यों ना समय काटने के लिए तब तक थोड़ा नाश्ता और रात का खाना बना लूं। बरसात का मौसम मुझे बहुत ही उदासी भरा लगता है। कई यादें जो जुड़ी है इस मौसम से। समय तो काटना ही था। अभी के लिए नाश्ता और शाम के लिए खाना मैंने बना लिया। धीरे धीरे समय और बीत गया। शाम ने अपनी उदासी भरा धुंधला आवरण फैलाना शुरू कर दिया था। मैंने लाइट जला दी। अब तो कोई काम भी नहीं था।
ऐसे में ना तो कोई आ सकता था, ना ही मैं कहीं बाहर जा सकता था। थक हार कर मैं फिर से बेड पर आकर बैठ गया। टीवी था, पर आज इच्छा नहीं हो रही थी कि कुछ देखूं। आज अवनी नाम ने मेरे दिल पर दस्तक देकर पुरानी यादों को छेड़ दिया था, जो निरंतर एक दर्द बनकर कसकती थी, अब खुलकर टीसने लगी थी। मैं फिर उन्हीं यादों में डूबता चला गया। फिर से मैं उन्हीं यादों की गलियों में भटक रहा था। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं भागा भागा कॉलेज पहुंचा, तो सचमुच मेरा एडमिशन फॉर्म भर कर जमा किया जा चुका था। बस मुझे साइन करना बाकी था। मैंने ऑफिस में जाकर साइन कर दिया। प्रिंसिपल आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बोले, बड़े भाग्यशाली निकले तुम धीरू। मैंने तो सोचा तुम्हारा साल गया ही है, पर तुम्हारे अंकल ने रुपए जमा करवा दिए। अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तुमको टाइम पर मदद मिल गई। ये वही अंकल थे जो हॉस्पिटल में मिले थे। मैं वापस हॉस्पिटल में पहुंचा तो वे जा चुके थे। मैं बहुत खुश था। मेरे मन का, दिमाग का सारा बोझ एकदम से हट गया था और मैं अपने आप को फूल सा महसूस करने लगा था। मैं आकर माँ के पास बैठ गया। माँ भी बहुत खुश थी। पिताजी अब सो रहे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा की ऐंठन नहीं थी, बल्कि सुकून की छाया थी। पास रखी अलमारी में ढेर सारे फल देखकर मुझे पुनः उन अंकल की याद आ गई। अब मैंने माँ से उनके बारे में विस्तार से पूछा। माँ ने धीरे धीरे कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। कह रहे थे कि मुसीबत में उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कुछ रुपए उधार लिए थे, वह देने आए थे। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता होता तो वे बहुत पहले तुरंत ही दे जाते। मैंने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया और अब मेरी समझ में आया कि कैसे मुसीबत में भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। वह अपने साथ अपने आप थोड़े ही आते हैं, किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। महंगे और अच्छे इलाज की बदौलत पिताजी शीघ्र ही घर आ गए थे और वापस अपने काम पर भी जाने लगे थे। जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वह अनजाने मसीहा अंकल की बदौलत फिर से सही हो गई थी और सब कुछ पूर्ववत हो गया था। मैं मन लगाकर पढ़ाई में लग गया था। मुसीबत के दिनों में वैसे पिताजी को देखने तकरीबन सभी साथी आए थे, पर आश्चर्य की बात थी कि अवनी ने एक बार भी मेरे पिताजी का हालचाल नहीं पूछा था। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर वह दुख क्रोध में परिवर्तित होता गया। इतने दिनों में मेरी लंबाई तो काफ़ी ऊंची निकल गई थी। घर के शुद्ध दूध घी ने भी अपना चमत्कार दिखाया था। अब मैं अपनी क्लास का सबसे स्वस्थ और हैंडसम लड़का था। लड़कियां मुझे चोर निगाहों से देखती थी। अवनी को सताने के अब मैं मौके ढूंढा करता रहता था। अवनी को दिखाने के लिए जहाँ कहीं और लड़कियां होती, मैं हंस हंस कर उनसे बात करता और परोक्ष रूप से अवनी को तीखे तीखे ताने दिया करता था। अवनी उन तानों को फूल की तरह झाड़ कर हंसती रहती थी और मैं सोचता था कि ये बेशर्म है, इस पर कोई असर नहीं होता। मैं वहाँ से ज़्यादातर हट जाया करती और उसके हटते ही मेरी भी हंसी गायब हो जाती थी। फिर उन लड़कियों को छोड़कर मैं भी तेजी से निकल जाता था। अजीब सी कसमकस थी, एक अनजानी सी उलझन थी। मैं अपने मन से अवनी को निकाल फेंकना चाहता था, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, पर पता नहीं वह कौन सी अनजानी अनदेखी डोर थी जो मुझे बरबस ही उसकी ओर खींचे चली जाती थी। मैं उसे अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा था। जितना ही मैं उसे धकेलने की कोशिश करता, उतने ही वेग से वह दोबारा मेरे दिल में धंसती चली जाती थी। अब मैं अपनी क्लास का चैंपियन था। मेरे मन में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। कुछ कर गुजरने का जोश था। उत्साह और उमंगों की आभा मेरे चेहरे से टपकती थी। यह सब एक जिद, एक जुनून की वजह से हुआ था। उस अवनी को उसकी औकात दिखाने के लिए। यह साल भी निकल गया। मैंने जी जान से दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। मैंने जिला टॉप किया था। अवनी दूसरे स्थान पर रही, मात्र 2 नंबर पीछे रही थी। मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते देख उसने सबसे ज़्यादा ताली बजाई, तो मैंने उसके पास से गुजरते हुए कहा, कुछ ढोंगी होते ही ऐसे। जब उसे द्वितीय पुरस्कार मिला तो उसने मेरी तरफ किसी उम्मीद से देखा।
पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब सभी के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे। विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विदा हो रहे थे। अवनी मेरे पास मिठाई लेकर आई। जैसे ही उसने पीस बढ़ाया, मैंने उसका हाथ झटका तो उसका मिठाई का डब्बा फर्श पर गिर पड़ा। सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए उसने जल्दी से सबको सॉरी कहा और निकल गई। उसके साथ साथ उसकी सबसे खास और प्रिय सहेली प्रेरणा भी थी। पर जाते जाते उसने जो मेरी तरफ जलती हुई निगाहें डाली, वो अभी भी मेरे दिल को सलाखा की तरह दाग रही थी। और उसने जो मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, वे शब्द भी मेरे कानों में गूंजते हैं। एक एक शब्द में आग उड़ेलते हुए उसने कहा, एहसान फरामोश, तू है क्या चीज? आज जो तू फर्स्ट प्राइज पाकर ऐंठ रहा है, उसकी वजह अवनी है। और जो तेरा बाप जिंदा है, वह भी उसकी वजह से। पर तूने साबित कर दिया कि तू अभी भी वही नीच और जो पहले हुआ करता था। यह कहकर वह पलटी और वह भी चली गई। हाथ में जो मिठाई का डिब्बा था, जो मैं अपने साथियों के लिए लाया था, वह छूट कर फर्श पर गिर गया। सारी दुनिया जैसे मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं अपने घर आया। अपनी माँ और पिताजी से पूछने गया, आपको ये रुपये किसने दिए? माँ दूसरी तरफ देखने लगी थी और पिताजी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रेरणा की बातें मुझे सच लगने लगी और फिर पूरी रात मैं सो नहीं पाया। प्रेरणा की बातें मेरे मन को मथ रही थी। तो यह भी उलझन थी कि अगर अवनी की वजह से था, तो अवनी मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? मैं इंतजार कर रहा था कि कैसे भी सवेरा हो और मैं अवनी के राजदार प्रेरणा से सब सच्चाई पता करूं। पर जब इंतजार होता है, तब एक एक सेकंड, मिनट, घंटे और घंटे दिन के बराबर लगने लगते हैं। मुझे अपने माँ बाप पर भी कम रोष नहीं था कि कम से कम मुझे तो बताया जा सकता था कि क्या हो रहा है, आखिर सब हो क्या रहा है, क्या गोरख धंधा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही सवेरा हुआ, महा मुश्किल से मैंने नाश्ते का इंतजार किया। फिर मैं निकल गया प्रेरणा के घर की तरफ। रास्ते में मैंने उसे फ़ोन किया। पहले तो उसने मिलने से ही मना कर दिया, पर मैंने जब अपने निर्दोष होने का आश्वासन दिया, तो वह मिलने को राजी हुई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।